संसद की अहर्ताएं, ठीक है, क्या पढ़ेंगे हम लोग? तो संसद की आज हम लोग देखेंगे अहर्ताएं, ठीक है। अहर्ताएं मतलब क्या होता है? मतलब संसद सदस्यता, ठीक है। संसद की सदस्यता होने के लिए आपके पास क्या योग्यताएं होनी चाहिए, ठीक है। तो देखेंगे संसद, ठीक है। संविधान में संसद चुने जाने के लिए निम्नलिखित अहर्ताएं निर्धारित की गई है। सबसे पहले क्या होना चाहिए? उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। क्या है सबसे पहले, क्या कंडीशंस है? भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है। उसे इस उद्देश्य के लिए चुनाव आयोग द्वारा अधिकृत किसी व्यक्ति के समक्ष शपथ लेनी होगी। अपनी शपथ में वह सौगंध लेता है कि, ठीक है, देखिए, उसे इस उद्घोष के लिए चुनाव आयोग द्वारा अधिकृत किसी व्यक्ति के समक्ष मतलब शपथ लेनी होगी। और अपनी शपथ में वो सौगंध क्या लगता है? वो भारत के संविधान के प्रति सच्ची आस्था और निष्ठा क्या रखेगा? रखेगा। वो भारत की संप्रभुता एवं अखंडता को भी मतलब क्या करेगा? बना के रखेगा या फिर अक्षुण्ण रखेगा, ठीक है। ध्यान में रखेंगे। उसके बाद बात करेंगे, यहाँ पे संसद की बात हो रही है, ठीक है। लेकिन संसद में भी कई तरह का संसद होते हैं। संसद में भी कई तरह के नहीं, दो तरह के होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले लोकसभा और राज्यसभा, तो दोनों में एज का बस डिफरेंस है, बाकी सबका सबकी बात करेंगे समान ही है, ठीक है। राज्यसभा में स्थान के लिए कम से कम, राज्यसभा में अगर आपको स्थान चाहिए, संसद की शुरुआत 30 वर्ष की आयु है। जबकि वही लोकसभा की बात करेंगे तो 25 साल की ही आयु है, ठीक है। उसके पास ऐसी अन्य अर्हताएं होनी चाहिए जो संसद के द्वारा मांगी गई हो, ठीक है। तो ये सारे कंडीशन तो है। उसके बाद कुछ ऐसे भी नियम्स है जो कि संसद के द्वारा नियम बनाए गए हैं, ठीक है, वो भी आपको होना चाहिए। जो कि कौन से नियम है? मतलब कुछ ऐसे भी नियम्स है जो कि मतलब संसद के द्वारा नियम बनाए गए। कौन सा नियम? जैसे देखिए, जनप्रतिनिधि अधिनियम, मतलब पीपुल ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एक्ट की बात करेंगे, 1951 में आया था। उसमें मतलब कुछ नियम मतलब बनाए गए जो कि संसद के द्वारा निर्धारित नियम है। क्या क्या नियम है उसको जरा हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो देखें, उस व्यक्ति को राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के उस निर्वाचन क्षेत्र का पंजीकृत मतदाता होना चाहिए, ठीक है। ध्यान में रखेंगे। मतलब क्या होना चाहिए? उस निर्वाचन क्षेत्र का मतलब क्या होना चाहिए? पंजीकृत मतदाता होना चाहिए, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, ठीक है। ध्यान में रखेंगे। लेकिन ये बाध्यता, मतलब जैसे मान लीजिए पहले कोई व्यक्ति मुजफ्फरपुर से अगर चुनाव को लड़ रहा है, ठीक है, मुजफ्फरपुर से अगर चुनाव लड़ रहा है, तो मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र में, ठीक है, क्या होना चाहिए? उसकी नामांकन वहां से उसकी होनी चाहिए, ठीक है। यह लोकसभा में राज्यसभा दोनों निर्वाचन के लिए अनिवार्य है। वर्ष 2003 में सरकार ने राज्यसभा के निर्वाचन के लिए बाध्यता समाप्त कर दी। बाद में वर्ष 2006 में उच्चतम न्यायालय ने भी सरकार के इस निर्णय को मतलब क्या करे? वैध ठहराया, ठीक है। उस व्यक्ति को राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के उस निर्वाचन क्षेत्र का पंजीकृत मतदाता होना चाहिए, ठीक है। ध्यान में रखेंगे। यह लोकसभा में राज्यसभा दोनों के निर्वाचन के लिए अनिवार्य है, ठीक है। लेकिन वर्ष 2003 की बात करेंगे तो राज्य सरकार ने, ठीक है, 2003 की बात करेंगे तो सरकार ने राज्यसभा के निर्वाचन के लिए यह बाध्यता को समाप्त कर दी है। बाद में वर्ष 2006 में उच्चतम न्यायालय ने भी सरकार के इस निर्णय को मतलब क्या किया है? वैध ठहराया है, ठीक है। ध्यान में रखना है। 1 मिनट इसको और देखते हैं जरा, इसमें कंफ्यूजन आप लोग का हो सकता है। हाँ, जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 में संसद के निम्नलिखित अन्य मतलब क्या है? यहाँ पे अहर्ताएं निर्धारित की गई है। जिसमें पहला अहर्ताएं की बात करेंगे, पहला कंडीशंस क्या है? तो उस व्यक्ति को राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के उस निर्वाचन क्षेत्र का पंजीकृत मतदाता होना चाहिए। ध्यान रखेंगे, संघ राज्य का होना चाहिए, ठीक है। मतलब समझ, इसको ध्यान से समझिए, मैं इसको बार बार रिपीट क्यों कर रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति, ठीक है, मुजफ्फरपुर से चुनाव लड़ रहा है, ठीक है। तो उस व्यक्ति को उस राज्य या फिर संघ राज्य क्षेत्र के निर्वाचन क्षेत्र का पंजीकृत मतदाता भी होना चाहिए, मतलब उस राज्य का मतदाता होना चाहिए, ठीक है। ये लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों के निर्वाचन के लिए अनिवार्य था। लेकिन वर्ष 2003 में राज्य सरकार ने राज्यसभा के निर्वाचन के लिए बाध्यता को समाप्त कर दी और 2006 में उच्चतम न्यायालय ने भी इसको मान्यता दी है। यदि कोई व्यक्ति आरक्षित सीट पर चुनाव लड़ना चाहता है तो उससे किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में अनुसूचित जाति या फिर जनजाति का सदस्य होना चाहिए। हालांकि अनुसूचित जाति या जनजाति सदस्य उन सीटों के लिए चुनाव लड़ सकते हैं जो उनके लिए आरक्षित नहीं है। मतलब मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति को आरक्षित सीट पे अगर चुनाव लड़ना है तो वह मतलब जनजाति या फिर जाति, मतलब अनुसूचित जाति या फिर अनुसूचित जनजाति होना चाहिए। लेकिन कोई व्यक्ति अगर अनुसूचित जाति या फिर अनुसूचित जनजाति है तो वह मतलब वैसे क्षेत्र पे भी चुनाव लड़ सकता है जो कि उनके लिए रिजर्व नहीं किया गया है। निरर्हताएं क्या है? मतलब क्या कंडीशंस है जो कि नहीं होनी चाहिए, मतलब नहीं लड़ सकता? अगर ऐसे कंडीशंस अगर कोई व्यक्तियों को संसद नहीं बन पाएगा तो संविधान के अनुसार कोई व्यक्ति संसद सदस्य नहीं बन सकता है
यदि वह भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन कोई लाभ का पद धारण करता है, संसद द्वारा तय कोई पद या मंत्री पद को छोड़ के। ठीक है, मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है डीएम है, एसपी है, एसडीएम है, कुछ भी है, तो वो व्यक्ति लाभ के पद पे है, ठीक है, इसलिए वो व्यक्ति संसद नहीं बन सकता, उसको चुनाव लड़ने के लिए इस्तीफा देना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, या फिर इस्तीफा दिए बिना तो चुनाव पहले लड़ नहीं सकता है। चुनाव लड़ने के लिए आपको क्या देना पड़ेगा? इस्तीफा देना पड़ेगा, तभी जाके आप चुनाव लड़ोगे। फिर आप, क्योंकि आप सरकारी नौकरी में रहते हुए, ठीक है, आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। ठीक है, यदि वो विकृत चित्त और न्यायालय में ऐसी घोषणा की है, ठीक है, देन वो विकृत मानसिकता का हो, मतलब पागल हो, दिवालिया हो। और कोई व्यक्ति विकृत मानसिकता को तो किसी व्यक्ति के द्वारा घोषित नहीं किया जाएगा, तो न तो कोई व्यक्ति किसी को भी पागल घोषित कर सकता है। इसके लिए कौन बना? न्यायालय बना हुआ। न्यायालय ने ऐसी घोषणा की हाँ, इस व्यक्ति का मानसिक स्थिति मतलब क्या है, ठीक नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में चुनाव नहीं लड़ सकता। हमारे और आपके कहने से कोई व्यक्ति पागल नहीं हो सकता है। ठीक है, उसके लिए संस्था है, न्यायालय घोषित करेगी। यदि वो दिवालिया हो गया, बैंक हो, तो भी नहीं लड़ सकता है। या फिर वो भारत का नागरिक नहीं है, या उसने किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित कर ली है, या वह किसी विदेशी राज्य के अपने निष्ठा को अभिस्वीकार कर लिया, तो भी चुनाव नहीं लड़ सकता। यदि संसद के बनाई द्वारा किसी विधि का द्वारा में निर्धारित कर दिया गया हो, मतलब संसद भी विधि बना सकती है ऐसे व्यक्ति को पार्लियामेंट में सदस्य के रूप में न चुना जाए। इसके लिए संसद ने बहुत सारे नियम बना रखे हैं, जैसे पीपुल ऑफ रिप्रेजेंटेशन एक्ट। संसद ने जन प्रतिनिधि अधिनियम 1951 में निम्नलिखित अन्य निहरताएं भी निर्धारित की। क्या क्या है? तो चुनाव अपराध या चुनाव में भ्रष्ट आचरण के तहत दोषी करार न दिया होगा। अगर चुनावी अपराध में शामिल रहा हो, चुनाव में भ्रष्ट आचरण के तहत दोषी करार दिया हो, जैसे उसने किसी बूथ को लूट लिया हो, अपने किसी चुनावी प्रतिद्वंदी को उसने हत्या कर दिया, तो इन सब आचरण के लोग जो है वो चुनाव नहीं लड़ सकते। ठीक है, उसे किसी अपराध में 2 वर्ष या उसे अधिक की सजा न हुई है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 2 वर्ष, ये किसी अपराध के लिए अगर उसको 2 वर्ष या उससे अधिक की सजा हुई है तो भी चुनाव नहीं लड़ सकता है। परंतु प्रतिबंधात्मक निषेध विधि के अंतर्गत किसी व्यक्ति के बंदीकरण निहत्ता नहीं है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। वह निर्धारित समय के अंदर चुनावी खर्च का ब्यौरा देने में असफल रहा। ठीक है, मतलब वो संसद नहीं बन सकता अगर उसने निर्धारित समय के अंदर में चुनाव में उसने कितने पैसे खर्च किए उसका ब्यौरा देने में असफल रहा होता। क्योंकि चुनाव आयोग के द्वारा पैसा लिमिट रखा गया, आपको इतना पैसा ही मतलब क्या करने हैं, चुनाव में खर्च करने हैं। उसे सरकारी ठेका, काम या सेवाओं में कोई दिलचस्पी ना हो, उसे सरकारी ठेका, काम या सेवा में कोई दिलचस्पी ना हो तो भी उसको हटा दिया जाएगा। वो निगम के लाभ के पद पर या निदेशक या प्रबंध निदेशक के पद पर ना हो, जैसे सरकार का 25% हिस्सा है, ये सब एक रीजन है। उसे भ्रष्टाचार या फिर निष्ठावान होने के कारण सरकारी सेवाओं से बर्खास्त न किया गया हो। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये सारी चीज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मतलब समझ रहे हैं ना? अगर मान लीजिए ये सारे चीजें में से अगर कोई भी चीज अगर आप में है तो आप संसद नहीं बन सकते। मान लीजिए आपको किसी सरकारी सेवा से आपको निकाल दिया गया क्योंकि आपने भ्रष्टाचार किया है, निष्ठावान आपने नौकरी के प्रति नहीं है, तो भी आप क्या हो सकते हैं, आपको इसके लिए भी आपको संसद बनने से रोका जा सकता है। और भी कुछ नियम है, देख लेते हैं उसको। उसे विभिन्न समूह में शत्रुता बढ़ाने या फिर रिश्वतखोरी के लिए दंडित किया गया हो। उसे इनमें छुआछूत, दहेज एवं सती जैसे सामाजिक अपराधों के प्रसार में संलिप्त पाया गया। ठीक है, मतलब वो अनटचबिलिटी को बढ़ा रहा है, दहेज प्रथा को बढ़ा रहा है, सती जैसे असामाजिक अपराध को बढ़ा रहा है, तो ऐसे कंडीशन में भी वो व्यक्ति जो है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, संसद के लायक नहीं है। ठीक है, उसे इनमें छुआछूत, दहेज जैसी सती सामाजिक अपराध के प्रसार में संलिप्त पाया गया तो भी नहीं। ठीक है, किसी सदस्य में उपरोक्त निहरता संबंधी प्रश्न पर राष्ट्रपति का अंतिम फैसला होगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये जो अगर संसद की निर्भरताएं डिस्क्वालिफिकेशन की बात करेंगे, इसमें अंतिम फैसला किसका होगा? राष्ट्रपति होगा। देखिए, राष्ट्रपति ये फैसला में सहायता लेकर करेंगे, निर्वाचन आयोग से सहायता लेंगे। किससे लेंगे? ध्यान रखिएगा, ये सदस्य की बात हो रही है। अगर सदस्य की बात करेंगे, संसद सदस्य की बात करेंगे, तो इसकी निर्भरता पे अंतिम फैसला राष्ट्रपति का होगा, जिसमें निर्वाचन आयोग की फैसला लेगी। लेकिन वही दल बदल संबंधी अगर बात आ जाएगा ना, दल बदल संबंधी अगर फैसला कर लेना होगा तो इसमें राष्ट्रपति की भूमिका नहीं होती है। इसमें किसकी भूमिका होगी? तो पीठासीन अधिकारी का होता है। ठीक है, मतलब लोकसभा स्पीकर कह लीजिए, विधानसभा का स्पीकर कह लीजिए, उनकी भूमिका होती है।
लेकिन दल बदल नहीं है, अन्य कंडीशन में डिस्क्वालिफिकेशन लग रहा है, तो उसमें फिर राष्ट्रपति किसकी सहायता से, तो निर्वाचन आयोग की सहायता से। दल बदल के आधार पर निहरता की बात करेंगे तो संविधान के अनुसार किसी व्यक्ति को संसद की सदस्यता से निर्हर नहीं ठहराया जा सकता है। मतलब संविधान के अनुसार किसी व्यक्ति को संसद की सदस्यता से निर्हर ठहराया जा सकता है अगर उसे 10वीं अनुसूची के उपबंधों के अनुसार दल बदल का दोषी पाया गया हो। अगर वो व्यक्ति दल बदल का दोषी है, 10वीं अनुसूची के जो उपबंध है अगर उसका उल्लंघन किया है, तो वो व्यक्ति मतलब क्या होगा, संसद की सदस्यता उसकी जाएगी। ठीक है। सदस्यों के दल बदल विधि के निम्नलिखित उपबंधों के तहत निरहर करार दिया जा सकता है। मतलब आप जो है उस पद के लायक नहीं है। क्यों नहीं है, तो अगर स्वेच्छा से उस पार्टी दल का त्याग करता है जिस पर टिकट पे उसने चुना है। जैसे मान लीजिए मैं बीजेपी के टिकट पे मतलब चुनाव लड़ता हूं और जीतने के बाद मैं बीजेपी पार्टी को त्याग कर देता हूं, रिजाइन दे देता हूं, तो मेरी सदस्यता जो है चली जाएगी। दूसरा क्या रीजन है, अगर वो अपने राजनीतिक दल द्वारा दिए गए निर्देशों के विरुद्ध सदन में मतदान करता है या फिर नहीं करता है। जैसे एक बीहप जारी होता है जिसको सचेतक कहते हैं। ठीक है। तो एक सचेतक जारी किया जाता, बीहप जारी किया जाता है, जिसमें क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए 370 का मुद्दा चल रहा है। ठीक है। और सपा का कोई संसद को बोला गया से भाई साहब आपको क्या करना है, 370 के मुद्दा पे सरकार का मतलब विरोध करना है। ठीक है। वर्तमान में जो सरकार है उसका विरोध करना, लेकिन कोई संसद ज्यादा काबिल होगा, वो मतलब सरकार के फेवर में वोट कर दिया, तो उसकी सदस्यता जाएगी, क्योंकि अपने पार्टी के लाइन पे रहकर काम नहीं किया, अपने पार्टी के सिद्धांत का पालन नहीं किया है। या फिर मान लीजिए जदयू का कोई सांसद है और उसको बोला गया से भी मतलब जो आपका जो ये नारी बंधन अधिनियम जो है उसमें मतलब सरकार को सपोर्ट करना है, लेकिन जदयू का कोई सांसद जो है क्या करे, सरकार को सपोर्ट न करके सरकार के विपक्ष में वोट कर दे, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, ऐसे कंडीशन में उनकी सदस्यता जाएगी। मतलब आपको जो पार्टी के तरफ से जो निर्देश दिया गया उस निर्देश को अपना पालन करना, ये पार्टी में डिसिप्लिन बना के रखने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। इस पद को जो पार्टी में जो संभालता है वो हर पार्टी में एक व्यक्ति होता है जिसको बोलते हैं सचेतक। क्या बोला जाता है, सचेतक। कई तरह के सचेतक होते हैं, लेकिन एक होता है मुख्य सचेतक। भाई पार्टी जो है, पार्टी का संगठन है, सब व्यक्ति को जाके नहीं ना कह सकता है ऐसे मतलब तुमको ये करना वो करना है। तो सचेतक जो होता है कि व्हिप जारी कर देता है। व्हिप का मतलब जो भी संसद के सदस्य हैं, जो भी पार्टी के सदस्य हैं, उनको पार्टी लाइन पे रह के मतलब क्या करना है, काम करना है। ठीक है। अगर निर्दलीय चुना गया सदस्य किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता तो भी उसकी सदस्यता चली गई। निर्दलीय आपने चुनाव जीता और चुनाव जीतने के बाद किसी राजनीतिक दल में जाके शामिल हो जाते हैं तो भी आपकी सदस्यता जाएगी। अगर कोई नामित या निर्देशित सदस्य 6 महीने के बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता, बोलोगे सर ये क्या नहीं समझे। जैसे मान लीजिए अभी देखिए सुधा मूर्ति जी को राज्यसभा में चुना गया। सुधा मूर्ति जी को कहाँ चुना गया, राज्यसभा में चुना गया। तो सुधा मूर्ति जी चुनाव लड़ी है क्या, सुधा मूर्ति जी चुनाव लड़ी है, नहीं लड़ी है ना चुनाव। राष्ट्रपति ने इनको राज्यसभा में इनको क्या किया, नामित किया है। तो अगर अगर सुधा मूर्ति जी को अगर बीजेपी ज्वाइन करना है, तो अभी ज्वाइन करने कोई दिक्कत नहीं, इनके ऊपर दल बदल नहीं लगेगा। लेकिन सुधा मूर्ति जी चाहे कि बीजेपी ज्वाइन करना और 6 महीने के बाद बीजेपी अगर ज्वाइन करती है तो इनकी सदस्यता जाएगी। ध्यान रखें, नामित या फिर अगर कोई नामित या निर्देशित सदस्य अगर 6 महीने के अंदर में अगर पार्टी को ज्वाइन कर लेता है किसी अन्य पार्टी को, तो उनकी सदस्यता नहीं जाती है। अगर 6 महीने के बाद अगर ज्वाइन करेंगे तो फिर उनकी सदस्यता चली जाएगी। या फिर 10वीं अनुसूची के तहत निहरता के सवालों का निपटारा राज्यसभा में सभापति, लोकसभा में अध्यक्ष करता, न कि भारत का राष्ट्रपति। यही बात मैं इंपॉर्टेंट बता रहा था। अगर दल बदल से संबंधित किसी भी प्रकार का अधिकार, ठीक है, राज्यसभा में सभापति जो कि हमारे कौन होते हैं, उपराष्ट्रपति साहब होते हैं, और लोकसभा में अध्यक्ष का निर्णय जो होगा न्यूनतम होगा। अब कभी कभी क्या अध्यक्ष पार्टी का होता है, तो कभी कभी मतलब गलती कर देता है। जैसे पार्टी का कोई सदस्य मतलब इधर उधर किया तो उस पर मतलब तुरंत मतलब कार्रवाई होता है। अब विपक्ष का कोई सदस्य मतलब क्या होता है, अपने विपक्ष को छोड़ के वर्तमान पार्टी में चला आता है, तो मतलब क्या करते हैं, सभापति या फिर अध्यक्ष की बात करें, जल्दी फैसला ही नहीं लेते हैं। और शुरू में कहा गया था भाई साहब अध्यक्ष का जो निर्णय होगा उसकी न्यायिक समीक्षा नहीं की जाएगी, लेकिन विवाद बड़ा बढ़ रहा था। ठीक है, इसलिए 1992 में उच्चतम न्यायालय ने एक निर्णय दिया कि सभापति अध्यक्ष के निर्णय की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है।
तो ये विवाद को लेकर था। अब क्या था, जैसे मान लीजिए बीजेपी की गवर्नमेंट है, बीजेपी की गवर्नमेंट का कोई मेंबर, मान लीजिए मेंबर ए बी सी, ठीक है, ए बी सी छोड़कर किसी थर्ड पार्टी में चला गया, किसी दूसरे पार्टी में चला गया, तो बीजेपी का, अब यहाँ पे लोकसभा का स्पीकर कौन है, बिरला जी है। बिरला जी किस पार्टी से आते हैं, बीजेपी के पार्टी से ही चुने गए हैं ना, बीजेपी के पार्टी के संसद अभी स्पीकर है। तुरंत फैसला लेके इस व्यक्ति को, ये व्यक्ति जो पार्टी छोड़ के जाएगा वो तुरंत निष्कासित करेंगे। लेकिन इधर मान लीजिए कांग्रेस का है, इधर इधर मान लीजिए कांग्रेस है, और कांग्रेस का एबीसीडी कोई सदस्य छोड़ के, मतलब इधर 20 सदस्य छोड़ के बीजेपी को ज्वाइन किया, तो बिरला जी आराम से सोए हुए, ठीक है, जल्दी निर्णय ही नहीं ले रहे हैं। अरे जल्दी से बिरला जी निर्णय लेंगे तो सदस्य बी की सदस्यता आ जाएगी, कांग्रेस खुश होगा। लेकिन सदस्य बी किस पार्टी में आ रहा है, ठीक है, बीजेपी में आ रहा है। और स्पीकर किसका है, स्पीकर किसका है, पार्टी का स्पीकर है। तो जो बैटिंग करना चाहता है उसी का एम्पायर भी है। तो ऐसे कंडीशन में दल बदल में थोड़ा सा दिक्कत ये था, इसके लिए 1992 में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि भाई साहब, सभापति या फिर अध्यक्ष का जो निर्णय जो होगा उसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, मतलब जुडिशियल रिव्यू होगा उसका। पहले जुडिशियल रिव्यू न्यायिक समीक्षा की बात नहीं थी, अध्यक्ष का निर्णय अंतिम पूछा जाता। ऐसे भी प्रश्न है तो दल बदल के संबंध में किसका निर्णय अंतिम होगा, तो अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा। डेट मीन्स अध्यक्ष के निर्णय को आप सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं दे सकते हो। लेकिन 1992 में जब चीजें जब हाथ से निकल रही थी, तो बोला गया ऐसे नहीं, अध्यक्ष के निर्णय को भी चुनौती दिया जाएगा। ठीक है, आप देखेंगे स्थानों का रिक्त। अब स्थानों का रिक्त क्या होगा, जैसे मान लीजिए कोई संसद है, उनकी मृत्यु हो गई, स्वास्थ्य कारणों से त्याग पत्र दे दिया, या फिर लगातार 60 दिन तक अनुपस्थित रहे, तो अनुपस्थित रहने की वजह से भी सदस्यता जाती है ना, लगातार 60 दिन तक अगर बिना सदन में सूचित किए अनुपस्थित रहेंगे तो सदस्यता जाएगी। तो ऐसे कंडीशन में क्या फर्क पड़ेगा, देखेंगे। तो निम्नलिखित स्थितियों में संसद सदस्य का स्थान रिक्त करता है। सबसे पहले दोहरी सदस्यता, कोई भी व्यक्ति एक सदन में संसद के दोनों सदन का सदस्य नहीं हो सकता। अगर व्यक्ति लोकसभा से है तो लोकसभा का रहेगा, राज्यसभा तो राज्यसभा, दोनों सदन का सदस्य नहीं हो सकता। इस कारण लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 में निम्नलिखित प्रावधान है, यदि कोई संसद दोनों सदनों में चुन लिया जाता है तो उसे 10 दिनों के अंदर यह बताना होगा कि उसे किस सदन में रहना। सूचना न देने पर राज्यसभा में उसकी सीट खाली हो जाएगी। अगर कोई व्यक्ति राज्यसभा से चुना गया, लोकसभा से भी चुन लिया गया, आप ये सरकारी नौकरी तो है नहीं, संसद रहते हुए चुनाव तो आप लड़ सकते हो। अब उसको 10 दिन में ये बताना चाहे पड़ेगा से तुम लोकसभा से संसद बने रहना चाहते हो या फिर राज्यसभा से संसद बने रहना चाहते हो। अगर वो नहीं बताता 10 दिन के अंदर में, तो उसको राज्यसभा की सदस्यता ऑटोमेटिक चली जाएगी, लोकसभा को संसद बना हुआ रहेगा। दूसरा कंडीशन क्या है, कब उसके पद को रिक्त माना जाएगा, अगर किसी सदन का सदस्य दूसरे सदन का भी सदस्य चुन लिया गया, तो पहले वाला सदन में उसका पद रिक्त हो जाएगा। अगर मान लीजिए लोकसभा का कोई संसद है और पार्टी ज्यादा मेहरबान होती है, लोकसभा का संसद है, ठीक है, उसको राज्यसभा का भी सदस्य चुन लिया जाता है। तो पहले किसमें था, लोकसभा में था ना, बाद में राज्यसभा में चुना गया था, लोकसभा की सदस्यता उसकी चली जाएगी। देखेंगे, अगर कोई व्यक्ति एक ही सदन में दो सीटों पर चुनाव जीत जाता है, ठीक है, जैसे मोदी जी चुनाव दो जगह से लगते, मतलब एक बार मोदी जी ने वाराणसी से चुनाव लड़ा। अब मोदी जी बोले से नहीं, हमको गुजरात नहीं चुना, गुजरात के अहमदाबाद से भी हमको क्या करना है, चुनाव लड़ना है। तो मोदी जी यहाँ से भी जीत गए, यहाँ से भी जीत गए, दोनों जगह से जीत गए, तो दोनों जगह से सांसद तो रहेंगे नहीं, तो उसे स्वेच्छा से किसी एक सीट को खाली करना पड़ेगा। तो मोदी जी बोलेंगे अहमदाबाद को छोड़ेंगे, बनारस से रहेंगे, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन को स्वेच्छा से एक सीट को मतलब क्या करना पड़ेगा, त्याग देना पड़ेगा, ठीक है, अन्यथा दोनों सीट रिक्त हो जाएगी। यहाँ पे बड़ा दिक्कत है, यहाँ पे 10 दिन वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर वो नहीं बताएंगे हमको किस सीट को छोड़ना है, तो दोनों ही सीट उनकी रिक्त हो जाएगी। कोई व्यक्ति एक ही समय संसद या राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं हो सकता है। राज्य का विधानमंडल मतलब विधायक और संसद दोनों व्यक्ति एक साथ नहीं होगा। अगर कोई व्यक्ति निर्वाचित होता है तो उसे 14 दिनों के अंदर राज्य के विधानमंडल सीट को खाली करना होता है, अन्यथा संसद की उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। यहाँ पे थोड़ा विधायक और संसद के साथ कॉन्सेप्ट उल्टा। अगर मान लीजिए कोई विधायक, विधानसभा का सदस्य को विधायक कहते हैं, तो कोई एमएलए साहब चुनाव लड़े, अभी इस बार चुनाव के घड़ी में बहुत सारे एमएलए भी मतलब क्या कर रहे हैं ना, मंत्री का क्या बोल रहे हैं, एमएलए भी मतलब किसका चुनाव लड़ रहे हैं, तो एमएलए भी मतलब क्या संसदीय का चुनाव लड़ रहे हैं।
तो एमएलए जो है संसदीय का जो चुनाव जो लड़ रहा है, तो ऐसे कंडीशन एमएलए साहब पहले रिजाइन नहीं करते हैं। वो एमएलए के पद पे बने हुए रहते हुए संसद का चुनाव लड़ते हैं। अब ऐसे कंडीशन में क्या होता है, वो विधायक तो थे पहले से, सदन में तो है, संसद का चुनाव जीत गए, और 14 दिन के अंदर उन्होंने विधायिका को अगर त्याग नहीं किया, मतलब विधानमंडल का सीट को अगर नहीं छोड़ा, तो तो उसका ध्यान रखना, अन्यथा संसद में उसकी सदस्यता क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। 14 दिन के अंदर में सीट को त्याग करना पड़ेगा। निर्हरता, यदि कोई व्यक्ति संविधान में दी गई विनिर्दिष्ट निर्हर्त से ग्रस्त पाया जाता है, तो उसका स्थान रिक्त हो जाता है। मतलब संविधान में जो कंडीशंस दिए गए ये आपके अंदर नहीं होने चाहिए। मतलब ये क्या है, एक तरह के कंडीशंस है ये आपके। निर्हरता का मतलब क्या होता है, से आपके अंतर्गत नहीं होने चाहिए। अहर्ता का मतलब ये आप में होना चाहिए, निर्हरता का मतलब नहीं होना चाहिए। अगर नहीं होना चाहिए लेकिन फिर भी आप उसमें पाए जाते हैं, तो आपका स्थान क्या हो जाए, रिक्त हो जाएगा। यहाँ विनिर्दिष्ट निहत्था में संविधान की 10वीं अनुसूची में दर्ज निहत्था दल अदल भी शामिल है। ठीक है, दल बदल भी इसमें शामिल है, इस वजह से भी आपकी सदस्यता जाएगी। खुद से भी पद को त्याग दे सकते हैं ना, रिजाइन करने का अधिकार है। कोई सदस्य यथा स्थिति राज्यसभा में सभापति या लोकसभा अध्यक्ष को संबोधित त्याग पत्र दे सकता है। कोई सदन किसको त्याग पत्र देगा, कोई सदस्य की बात करेंगे, कोई संसद की बात करेंगे, लोकसभा का संसद हो गया, राज्यसभा का संसद हो गया, त्याग पत्र किसे देगा, तो लोकसभा का सदस्य भी राज्यसभा का सदस्य अपने सभापति को, मतलब सभापति को ही त्याग देता है। लोकसभा में स्पीकर को दे सकते हैं, राज्यसभा में उपराष्ट्रपति जो कि वहां पे सभापति होते हैं उनको दे सकते हैं। त्याग पत्र स्वीकार होता है, ठीक है, ऐसा नहीं कि त्याग पत्र नहीं स्वीकार किया गया तो भी त्याग हो जाएगा। त्याग पत्र को मान लीजिए आप हमको त्याग पत्र दे रहे हैं, हम उस त्याग पत्र को स्वीकार नहीं कर रहे तो नहीं होगा। ठीक है, हम उस त्याग पत्र को आपका एक्सेप्ट भी करें तो त्याग पत्र स्वीकार होने पर उसका स्थान रिक्त हो जाता है। ठीक है, हालांकि सभापति या अध्यक्ष त्याग पत्र स्वीकार नहीं भी कर सकता है। ठीक है, बहुत सुंदर बात है, नहीं भी कर सकता, बशर्ते उसे ऐसा लगे कि त्याग पत्र स्वेच्छा से नहीं दिया गया है या वास्तविकता नहीं है। अब बोलोगे सर मतलब क्या, मान लीजिए जैसे कभी ऐसा लगेगा कोई पार्टी को कोई नेता है, उसमें जबरदस्ती दबाव बनाया जा रहा है, तुम त्याग पत्र दो, त्याग पत्र दो, तो ऐसे कंडीशन में लोकसभा के अध्यक्ष या फिर सभापति राज्यसभा के त्याग पत्र को नहीं भी स्वीकार कर सकते हैं। तीसरा खंड, चौथा खंड अनुपस्थिति, जैसे बोला ना, अनुपस्थित रहेंगे बिना बताए हुए किसी सूचना के दिए तो भी उनकी चली जाएगी। यदि कोई सदस्य सदन की अनुपस्थिति के बिना 60 दिन की अधिक अवधि के लिए सदन के सभी बैठकों से अनुपस्थित रहता है, तो सदन में उसका रिक्त घोषित किया जाएगा स्थान। 60 दिनों की अवधि की गणना में सदन के स्थगन सत्तावसान के लगातार 4 दिनों से अधिक अवधि शामिल नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये 60 दिन का जो गणना होगा ना, उसमें सदन में स्थगन या फिर सत्तावसान की लगातार 4 दिनों से अधिक अवधि को शामिल नहीं किया जाएगा, मतलब 4 दिन तक ही उनको माफ रहेगा। ठीक है, बाकी उनको 60 दिन के अंदर में, ठीक है, अगर वो उपस्थित नहीं होते 60 दिनों तक कंटिन्यू, तो उनकी सदस्यता जाएगी। 60 दिन से ज्यादा एब्सेंट रह सकते हैं, बहुत सारे कारण होते रहते हैं, लेकिन उसके लिए आपको सूचना देना पड़ेगा। और कौन सी स्थिति है, तो और बहुत सारी स्थिति जिसमें मतलब पद को खाली माना जाएगा। जैसे किसी संसद को सदस्य की सदस्यता रिक्त करनी होगी यदि न्यायालय ने उस चुनाव को अमान्य या शून्य करार दे दिया। ठीक है, जैसे इंदिरा गांधी का चुनाव जो था, रायबरेली से इंदिरा गांधी ने चुनाव लड़ा, बरेली से चुनाव लड़ा, वहां पे राजनारायण के खिलाफ वो चुनाव जीती, लेकिन कहा गया कि इंदिरा गांधी ने अपने सरकारी अधिकारी का प्रयोग किया है चुनाव के दौरान, सरकारी मशीनरी का प्रयोग किया है, तो न्यायालय ने बोला भाई साहब चुनाव तुम्हारा खारिज करते हैं। तो ऐसे कंडीशन में उनका मतलब संसदीय गया, ठीक है, त्याग देना पड़ा उनको। ठीक है, यदि उसे सदन से निष्कासित कर दिया होगा, सदन से निष्कासित भी कर सकते, स्पीकर के पास पावर होता, अब सदन में बदतमीजी कर रहा है, ठीक है, कुछ ऐसा चीज करे जो कि सदन के मानवीय गरिमा के खिलाफ है, तो ऐसे कंडीशन में आपको त्याग पत्र देना, आपको आपको सदस्यता चली जाएगी। अब सदस्यता किस प्रकार जाएगी, हमेशा के लिए निष्कासित भी किया जा सकता है, जैसे महुआ मुत्रा के साथ हुआ, महुआ मुत्रा के साथ हुआ ना, हमेशा के लिए निष्कासित कर दी गई। 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 20 दिन के साथ लिए फिर निष्कासित आप किए जा सकते हैं। यदि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चुन लिया जाता है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चुन लिया जाए तो भी सदन की सदस्यता चली जाती है। और क्या है, तो आप देखोगे यदि उसे किसी राज्य का राज्यपाल बना दिया जाए, अगर कोई निरहर व्यक्ति संसद में निर्वाचित होता है तो संविधान की किसी प्रक्रिया द्वारा उसे चुनाव को शून्य या असामान्य नहीं करार दिया जाएगा। ठीक है, अगर कोई निरहर व्यक्ति संसद में निर्वाचित होता है तो संविधान की किसी प्रक्रिया द्वारा उसके चुनाव को शून्य अमान्य नहीं करार दिया जाएगा। ऐसे मुद्दों को लेकर लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 द्वारा सुलझाया जाता है। ठीक है,
मतलब संविधान में किसी प्रकार के इन सारी चीजों को मतलब नहीं है, इसलिए संसद को अधिनियम बनाना पड़ा, जो कि 1991 का अधिनियम है, वहां पे सारी चीजें आपको दी हुई है। ठीक है, इसके अंतर्गत उच्च न्यायालय चुनाव को अमान्य या फिर शून्य ठहरा सकता है। ठीक है, उच्च न्यायालय चुनाव को अमान्य या फिर शून्य ठहरा सकता है। ठीक है, उच्च न्यायालय भी कर सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं सुप्रीम कोर्ट, जैसे इलाहाबाद के बात करेंगे इनका, क्या नाम है इनका, इंदिरा गांधी जी के चुनाव को किसने रद्द किया? इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला था। इलाहाबाद हाई कोर्ट का ही फैसला था। असंतुष्ट व्यक्ति को उच्च न्यायालय के इस निर्णय के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में जाने का अधिकार है, लेकिन उच्च न्यायालय भी चाहे तो इस प्रकार का फैसला दिया जा सकता है। ठीक है, कल के क्लास में हम लोग देखेंगे शपथ और परित्याग को देखेंगे। शपथ क्या होता है, परित्याग क्या होता है, इसको कल के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, आप लोग घर से इसको पढ़ कर आइएगा।